नमस्कार मित्रों। आगामी प्रीलिम्स में हार्डली 10 दिन रह गए हैं और आप सबको अभी लग रहा होगा कि कौन से टॉपिक्स रिवाइज करूं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आ रहे होंगे जहां पे आपको लोग बता रहे होंगे कि ये 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लो, ये 15 स्पीसीज इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लो। मैं आपको ऐसी चीज़ें कुछ नहीं बता रहा, बल्कि पिछले 10 साल में जो यूपीएससी ने पैटर्न फॉलो किया है और जिस तरह के प्रश्न उसने पूछे हैं हर विषय को लेके, उन्हीं के बेसिस पे मैंने एक अपना एनालिसिस चार्ट तैयार किया है और मैं आपको वो सब्जेक्ट्स बताऊंगा जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे प्रारंभिक परीक्षा में। उन टॉपिक्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पहले आते थे और अभी किस तरह से प्रश्नों में बदलाव किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि हर एक विषय में कौन सा ऐसा एरिया है, क्योंकि लगभग हर एक विषय में 30 से 35% का ही क्षेत्र ऐसा है जहां से आपके 90% प्रश्न आते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आइए सीधे मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है हमारा पॉलिटी और इकोनॉमी। ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनसे 12-13 क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट से, बल्कि इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो बहुत आराम से किए जा सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन ही आपके गलत होते हैं। अगर दो से ज्यादा क्वेश्चन आप गलत करो तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में हो। तो मेक श्योर करो कि आप इन दो विषयों में ज्यादा गलतियां ना करो अपने पेपर्स में। इसके बाद वो विषय जिसके क्वेश्चंस तो थोड़ा टफ हो सकते हैं, लेकिन इनका वेटेज इतना ज्यादा होता है प्रीलिम्स में कि इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो विषय है एनवायरमेंट, दैट इज पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध। इनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा तो नहीं होता, हार्ड शायद 60% होगा या बहुत अच्छा हो तो 70%, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। यहां से लगभग 35 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं यहां से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आज के वीडियो में हम पॉलिटी और एनवायरमेंट के विषय में चर्चा करेंगे कि इनमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला पॉलिटी में है, आपसे सबसे पहले मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपीस, और प्रस्तावना, दैट इज प्रीएम्बल। इन चारों को मिला के जनरली हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। दूसरा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमरजेंसी, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं आपातकाल। इनको भी मिला जुला करके हर साल 1-2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तीसरा, संसद एवं राज्य विधानसभा एवं विधानमंडल। यहां से भी सबसे ज्यादा प्रश्न आपको प्रीलिम्स के पेपर में देखने को मिलते हैं। पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति, आपने वो प्रश्न देखे होंगे जो कोस्ट गार्ड में था या औपचारिक गोपनीयता अधिनियम पे प्रश्न आए थे। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं जो किसी एक्ट के ऊपर होते हैं और हमें लगता है कि ये इतना कौन पढ़ेगा या ये कहां से आ रहा है। बेसिकली हमारे पाठ्यक्रम में एक शब्द लिखा हुआ है लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी, ये सब वहीं पे कवर होता है। उसके बाद शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। और इनके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक है कक्षा 11 की एनसीईआरटीज, जिसमें जो बेसिक डेफिनेशन दी हैं, जैसे स्वतंत्रता क्या होती है, न्याय क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, राज्य की क्या परिभाषा हो सकती है। तो ये परिभाषा दी हुई है, संघवाद की परिभाषा क्या है, और वहां से प्रश्न उठा करके यूपीएससी हर साल एक न एक पूछता है। और अंत में न्यायपालिका, जुडिशरी। 2018 के बाद से 14-15 प्रश्न सिर्फ जुडिशरी से आ रखे हैं यूपीएससी में। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिससे लगभग आपके यूपीएससी में 90% प्रश्न पॉलिटी के होते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न आते हैं आप देखोगे या तो बहुत ही आसान होते हैं, जैसे इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है, या इनमें से कौन सा ऐसा निकाय है या निकाय हैं जो रेगुलेटर्स को की समीक्षा करते हैं या रिव्यू करते हैं। बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछेगा, जिसके लिए आपको इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि किनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, किनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, किनके चयन समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं। इतने डेप्थ में कभी नहीं पूछता, कभी कभार इक्का दुक्का प्रश्न ही आपको मिलेगा। ये मेजर टॉपिक है जहां से आपको ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा जो एक और अभी टॉपिक 2 सालों में देखने को मिला था, लॉ एंड ऑर्डर, वहां से 2-4 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपने वो
करंट अफेयर्स में पढ़ा है, समसामयिकी में पढ़ा है, तो उसको आप कंटिन्यू रखिए। अदरवाइज यही वो टॉपिक्स हैं जिससे आपको 90% प्रश्न दिख जाएंगे। इसके बाद प्रश्न कैसे आते थे? सबसे पहले तो आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको एक प्रश्न होगा, उसके नीचे 4 विकल्प होंगे, जैसे इनमें से कौन सा संविधान का कस्टोडियन है, ऐसे बहुत साधारण से प्रश्न, या इनमें से कौन सा ऐसा है जो निर्धारित करता है कि यह बिल एक धन विधेयक है या नहीं है। ऐसे बहुत सामान्य से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे जिसमें क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस होंगे। शायद कभी ऐसे प्रश्न आते थे जिसमें कि एक या दो वाक्य दे देगा और फिर उसमें पूछेगा एक, केवल दो, दोनों में से कोई नहीं। उसके बाद आगे चल के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते थे उसको यूपीएससी ने कॉन्सेप्ट के साथ रिप्लेस कर दिया, जैसे स्वतंत्रता क्या है या संघवाद क्या है, इनमें से कौन सी उपयुक्त परिभाषा संघवाद के लिए है, संविधान के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा है, ऐसे करके प्रश्न आने लगे। तो थ्योरी वाले पार्ट से या अमेंडमेंट वाले पार्ट से कि किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट हुआ हो या कोई कॉन्सेप्ट हो, उससे संबंधित प्रश्न आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। बाकी टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स थे जैसे राष्ट्रपति, संसद, आपातकाल, इनसे अब ऐसे प्रश्न आने लगे जिनमें आपको 2 वाक्य या 3 वाक्य देंगे और उनमें फिर वो पूछेंगे कितने सही हैं, एक या 2, एक या 3 या सभी। तो प्रश्न का पैटर्न इस तरीके से चेंज हुआ। अभी वर्तमान में जो पैटर्न चेंज हुआ है वो थोड़ा और डिटेल में जा रहा है। ये आपसे जो कॉन्सेप्ट था अभी भी वो तो उसी तरीके से पूछ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक लाइन में आपका आंसर होगा, एक प्रश्न है, 4 विकल्प हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न जिसमें वो कई वाक्यों का उपयोग कर रहा है, 2 या 3, उसमें कहीं ना कहीं वो आपको एक ट्विस्ट दे देगा। जैसे बोल देगा कि स्वतंत्रता पार्टी पहली विपक्ष दल की पार्टी थी। ऐसे प्रश्न एक वो फैक्ट जरूर डाल देगा, कुछ ऐसा जो पास्ट में है, हम किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे सान्याल समिति का पूछ दिया था 2022 में। तो ऐसे प्रश्न डालता है। मैं कुछ उदाहरण रख देता हूं आपके लिए। जैसे पहले के प्रश्न कुछ ऐसे आते थे कि जजों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, 4 विकल्प हैं आपके सामने। या जुडिशियल रिव्यू अथवा न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है, 4 ऑप्शन है। हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का कस्टोडियन इनमें से कौन या क्या है। तो ऐसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे थे शुरू में। आगे चल के इन्होंने थोड़ा सा 2016 में पैटर्न को बदला और इस तरह से प्रश्न पूछना स्टार्ट किया 2016, 17, 18 से। जैसे ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद इनमें से कौन सा आवश्यक रूप से नहीं होता है। फिर आपको 3 वाक्य दिए हैं और उसके बाद इनमें से पूछा कितने वाक्य सही हैं। पैटर्न यहां पे थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद ये दूसरा उदाहरण है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान में संशोधन के लिए लाया गया बिल पे पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। यहां पे भी आप देखो ऐसे 3 वाक्य हैं और उसके बाद आपको यहां से देखना है कि सही क्या है, 1 या 2, 2 या 3, 1 या 3 अथवा सभी। प्लस मैंने आपको बताया था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हटाया नहीं यूपीएससी ने, लेकिन टॉपिक्स बदल दिया। अब वो यहां पे कॉन्सेप्ट पूछने लगे, जैसे विधि एवं स्वतंत्रता में क्या संबंध है, और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए। ये एक नया चेंज था यूपीएससी में जो कि लगभग 2017 में हमें देखने को मिला था और ये अभी तक यूपीएससी कर रहा है, जिसमें वो कभी आपसे संघवाद की परिभाषा, कभी कुछ ऐसे राज्य की परिभाषा करके पूछ लेता है। तो अगर आपने 11वीं की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, दोनों राजनीति के सिद्धांत एवं संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरीज, तो ये सारे प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में जो पैटर्न अब यूपीएससी इस्तेमाल कर रही है, जिसमें मैंने एक बताया सान्याल समिति का पूछ दिया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, प्लस थोड़े डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये प्रश्न है कि इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल द एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज और हर ड्यूटीज,
एज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। मतलब यदि राष्ट्रपति के चुनाव को खारिज कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो उसके द्वारा किए गए सभी कृत्य जो कि उसने एक राष्ट्रपति की क्षमता के अनुसार किया था वो इनवैलिड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे काफी डिटेल में जाके उसने 3 वाक्य दे रखे हैं और उसमें फिर पूछ रखा है कि इनमें कितने सही हैं। अब उसने ये नहीं पूछा कौन कौन सा सही है, कितने सही है ये पूछ रखा है। ये पिछले साल एक प्रश्न आया था वित्त विधेयक पे, और लगभग काफी 90% जनता जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया यही पाया कि इस प्रश्न का लगभग सबने गलत उत्तर दिया था। ठीक है, यह प्रश्न वित्त बिल एवं धन विधेयक के ऊपर था। अगला विषय है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट। इसमें पॉल्यूटेंट से आप देखोगे हर साल प्रदूषक के ऊपर एक प्रश्न जरूर आता है कि इस प्रदूषक के कौन कौन से कारक हैं या किन किन गतिविधियों से यह प्रदूषक निकलता है। जैसे पिछले साल पूछ दिया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनमें से किन को बनाने में निकलता है, एरोसॉल करके ऐसे 4 आपके वो दिए हुए थे। ठीक है, इसके बाद जो अलग अलग अधिनियम है भारत सरकार के, ठीक है, उनसे प्रश्न आता है, चाहे वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो या प्रदूषण अधिनियम हो, सबसे आपके प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कोरल रीफ हर 2-3 साल में एक बार इससे प्रश्न आपको दिख जाएगा, मैंग्रोव से 2-4 साल में एक बार दिख जाएगा, बायोम से पिछले 2-3 साल से लगातार ही लगभग हमें इससे बायोम से प्रश्न दिख रहे हैं। आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स, यहां से भी 22 में भी प्रश्न था, उसके पहले 17-18 में भी प्रश्न आ रखे हैं। तो हर साल तो नहीं लेकिन एक न एक प्रश्न इनसे आता ही रहता है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, इसमें जैसे आपके होते हैं कम्युनिटी रिजर्व, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य, इनके बारे में प्रश्न पूछता है कि इनका रेगुलेशन कैसे होता है और किसके पास इसकी अथॉरिटी होती है, कौन इनको डिक्लेयर करता है, इनका कितना क्षेत्रफल होता है, किस प्रकार का इनका कैटेगराइजेशन होता है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका एनवायरनमेंट है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा डेफिनेटली स्पीसीज वगैरह भी हैं जो कि यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है, बट स्पीसीज से भी काफी प्रश्न आते हैं। अब इनमें देखते हैं यूपीएससी ने किस तरीके से बदलाव किया है, किस तरीके से प्रश्नों का विकास हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रश्न आते थे वो हमारे पारिस्थितिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते थे वहां से आते थे। जैसे पारिस्थितिकी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, इस तरह के बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे। आगे चल के इन्होंने थोड़ा सा उसमें इनोवेशन किया और नेशनल पार्क्स, वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में, उनमें पाए जाने वाले जो भी वहाँ का भौगोलिक विशेषता थी उस विषय में, या किसी एक्ट के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, या जो भी कंजर्वेशन एफर्ट्स वगैरह थे जो भी भारत सरकार द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए जा रहे थे, ये सारी चीजें पूछना स्टार्ट किया। अब जो प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पे स्पीसीज पे भी प्रश्न आ रहे थे, बट वो एक ब्रॉडर कैटेगरी पे आ रहे थे। जैसे इनमें से कौन से भारत में पाए जाते हैं, इनमें से कौन से आपके दुधारू पशु हैं, मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं। ठीक है, अब जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें वो स्पीसीज के ऊपर काफी स्पेशल फीचर्स पूछ रहा है। जैसे वो नॉर्मली ये नहीं पूछ रहा कहाँ पाए जाते हैं, एक सिर्फ एक डायमेंशन नहीं पूछ रहा है, कई डायमेंशन पूछ रहा है कई बार। जैसे हाथी के ऊपर प्रश्न था, या ऐसे और भी कई प्रश्न देखे हमने, गिलहरी के ऊपर प्रश्न आ रखा है, जहां पे वो कई डायमेंशन में आपसे चीजें जानना चाह रहा है कि क्या वो शाकाहारी हैं या सर्वाहारी हैं, क्या वो गड्ढा खोद के रहते हैं या पेड़ पे रहते हैं। तो हर तरह के प्रश्न, अब जो प्रश्न आ रहे हैं एनवायरमेंट के, वो ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, तो यूपीएससी उनको डायरेक्ट तो अब नहीं पूछ रहा, जैसे यूएनएफसीसी को डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जो चीजें कर रहे हैं, जैसे कई राष्ट्र मिलकर के आपस में कुछ कर रहे हैं, या कई सारे प्राइवेट कंपनीज आपस में मिलकर के कुछ डिसाइड कर रही हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ही अपना खुद का इनिशिएटिव ले आ रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन कुछ ले आ रहा है, तो उनसे प्रश्न पूछ रहा है। अब वो डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा है कि जो हमारे हार्डकोर चले आ रहे हैं सीओपीज वगैरह, उनसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ रहा, बल्कि उसके जो ऑब्लिगेशंस हमें मिले हैं कि हमें ये लक्ष्य हैं जिन्हें हमें अर्जित करना है, वो उसके लिए जो हम अपने कदम उठा रहे हैं, जो पहल ले रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न कर रहा है।
ठीक है। इसके बाद मेनली आप देखोगे, अब बेसिक जो हम इकोसिस्टम या वो पढ़ रहे थे, कार्बन साइकिल या जो भी, बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं वहाँ से, और ज़्यादातर प्रश्न आपके इस प्रकार के आ रहे हैं और काफ़ी डेप्थ में। जैसे स्पीसीज में एक और तरीके का प्रश्न हमने देखने को मिल रहा है कि वो एक स्पेशल एक्टिविटी दे देगा और बोलेगा ये किस स्पीसीज में होता है। जैसे पिछले साल उसने पूछ दिया दोलन नृत्य या वैगल डांस कौन करता है। फिर उसके बाद पूछ दिया कि हाथ से कीड़े मकोड़े निकाल, हाथ से लकड़ी पकड़ के छड़ी का उपयोग करके कीड़े मकोड़े कौन निकालता है। ठीक है, तो ये सब बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर आप इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो शूट करूंगा, आप लोग के साथ एक वीडियो और शेयर करूंगा जिसमें मैं ये डिस्कस किया हूं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये दोनों प्रश्न बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थे जिसके बारे में हम कहीं पढ़ेंगे नहीं। यही दो नहीं बल्कि गिलहरी के ऊपर भी जो प्रश्न था वो जनरली हम कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हैंडल करना है, इनके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके जल्द ही आ रहा हूं। अब देखते हैं कि प्रश्नों का विकास कैसे हुआ है। जैसे ये देखो, पहला निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी, इनमें से कौन से हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। तो बहुत एक ही डायमेंशन पूछ रहा है कि इनमें से भारत में कौन से पाए जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे आपका पैटर्न चेंज हुआ। अब वो बॉडीज पे प्रश्न स्टार्ट किया। मैंने बताया ना, कंजर्वेशन एफर्ट्स, संरक्षण के लिए जो भी प्रयास किए गए भारत सरकार द्वारा, उस पर प्रश्न आने स्टार्ट हुए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमने प्रयास किया है उसके ऊपर प्रश्न आना स्टार्ट हुआ। जैसे पहला रहा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अभी जैसे मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो हम नहीं पढ़े होते। अब उदाहरण के लिए ये प्रश्न ले लो, 2014 का होगा शायद। उस टाइम इतने डिटेल में जाकर कोई नहीं पढ़ता था। यहां पे कह रहा है एनिमल वेलफेयर की बात कर रहा है, लेकिन अधिनियम कौन सा कह रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब आपको पता है कि एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी है, तो एनिमल वेलफेयर आपके वन्य जीव में आना चाहिए, ना कि पर्यावरण संरक्षण। ज्यादा क्लोज आपके क्या है? वन्य जीव संरक्षण। तो आप इसको वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो वन। ठीक है, और आपको पता होगा जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं वो एक स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट, जैसे ये ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये भी एक इनिशिएटिव ही है, एक एफर्ट ही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, उसके बाद एक एम स्ट्रिप्स शायद 2017 का एक प्रश्न था। बहुत ही सरप्राइजिंग प्रश्न था सबके लिए, लेकिन आप एक बार ध्यान से देखो, स्ट्रिप्स की बात कर रहा है। जैसे जेब्रा पे होता है ना व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप, टाइगर पे होता है। ठीक है, उसी स्ट्रिप की बात कर रहा है। अब अगर आप 4 ऑप्शंस पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा मेंटेनेंस ऑफ टाइगर, और टाइगर पे स्ट्रिप्स मिलते हैं। तो मैं अभी अगले वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न लेके आऊंगा। और मेरा प्रयास यही होगा कि जब आप वो वीडियो देखो तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सको कि जब मैं एग्जाम दूंगा तो नॉर्मली अगर मेरा स्कोर 85 है तो निश्चित ही वो 95 जाएगा ही जाएगा, और अगर 80 है तो 90-95 जाएगा ही जाएगा। मतलब 10-15 नंबर तो निश्चित है कि आपके बढ़ेंगे। और ये है अब के प्रश्न जो 2022-21 से आना स्टार्ट हुआ है। आप ये प्रश्न देख लो, जैसे द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। अब ये कोई प्रॉपर कन्वेंशन नहीं है जैसे यूएनएफसीसी होता है, पेरिस वगैरह के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल अलग ही कन्वेंशन आ रहे हैं अब। फिर 100 कंपनियों ने मिलकर के एक EP100 स्टार्ट किया समथिंग, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे मैं बताया था ना कि जो हमें लक्ष्य मिला है उसको प्राप्त करने के लिए जो हम अपने तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, अब उन पे प्रश्न आने लगे हैं। ठीक है, ये भी एक सरप्राइज था, इसे भी हम एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये एक आखिरी प्रश्न मैंने लिया है जो मैं बता रहा था कि स्पीसीज के ऊपर अलग तरह के जो प्रश्न आ रहे हैं। जैसे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो अपने समूह के जीवों को दोलन नृत्य के द्वारा फूड खाने की दिशा की ओर निर्देशित करता है। ठीक है, तो ये मेजर थीम्स थे, एक बार आप फिर से देख सकते हो जो आपको पढ़ने हैं। प्रदूषक, जो भी एक्ट्स वगैरह बने हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो भी हमारे कन्वेंशंस वगैरह हुए हैं, जो भी डिफरेंट बॉडीज वगैरह हैं भारत सरकार की, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क,
कोरल रीफ, मैंग्रोव, बायोम्स, वेटलैंड्स और स्पीसीज, ये मेजर टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रिएम्बल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमरजेंसी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पब्लिक पॉलिसी, शेड्यूल्ड एरियाज, 11th के एनसीईआरटी और जुडिशरी। अब आप चाहो तो इन टॉपिक्स के आप पीवाईक्यूज उठा करके देख लो हर साल के। इसके बाहर जो प्रश्न आए होंगे या तो बहुत बेसिक होंगे और या तो प्रश्न ऐसे होंगे जो लक्ष्मीकांत से आप नहीं सॉल्व कर सकते। फिर या तो आप कुछ एलिमिनेट करके सॉल्व करो या आप एक्स्ट्रा कोई नॉलेज हो करंट में पढ़ा तभी सॉल्व होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इकोनॉमी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे कवर करना है वो डिस्कस करूंगा। प्लस मैं आपसे कुछ 15-20 प्रश्न ऐसे भी डिस्कस करूंगा, कुछ ऐसे शब्द, ऐसे नियम बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप यूपीएससी में आराम से 10 से 12 क्वेश्चंस और सही कर सकते हैं। धन्यवाद।